मैट्रिक का बच्चा। उन्होंने कहा जाइए बेटा, बड़े हो जाएंगे फिर आ जाएंगे। तारिक, यहाँ एक और धमाका हो गया, एक और धमाका हो गया है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, बाद में बात करेंगे। यार मुझे कोई खास शौक नहीं है गाड़ियों का। गाड़ी आपके पास जो भी हो, जितने मैं चैनल से कमा रहा था तनख्वाह में, उससे भी बहुत अच्छी हो। मुझे लगता है इलेक्शन के बाद भी नहीं आएगा। पाकिस्तान में ये चीज़ें ऐसी ही धींगा मुश्ती, खींचातानी, मारा मारी, लड़ाई, गुलाल बनाऊंगा चिड़िया मारूंगा, गुलाल बनाऊंगा चिड़िया मारूंगा। इमरान खान साहब ने कहा कि 16 से 23 के दरमियान वो डेट दे देंगे। और देखिए लॉन्ग मार्च अच्छा है। इनका ये कहना है कि हमसे आकर हमसे ये बदतमीजी की कि तुम चोर का इंटरव्यू कर रहे हो, तुम भी चोर हो, तुम चोर। तारिक वतीर ने सवाल पूछा, इमरान खान जवाब नहीं दे सके। और करें, दोबारा करें, लोग आपको देख रहे हैं, आप करते रहें, लोग इंजॉय कर रहे हैं उसको, और लोग आपकी असलियत देख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं इमरान खान से 60,000 रुपये रिश्वत लेता हूँ हर महीने। कि इमरान खान रिश्वत दे रहा है, तारिक मतीन रिश्वत ले रहा है, बाकी लोग भी ले रहे होंगे। बाजी डर गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद फैसल शाह और आप देख रहे हैं कौमी चाहत। नाज़रीन, आज मैं आपकी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहा हूँ जो कि मैं समझता हूँ कि सहाफ़त की दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा, एक सीनियर सहाफ़ी तारिक मतीन साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं फैसल? अल्लाह का करम है सर, आप सुनाए, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर, सहाफ़त को शुरू करने के पीछे ख़ास वजह क्या है? मतलब आपका ये शौक़ था या इसके पीछे कोई कहानी है सर? अच्छा, कोई कहानी वगैरह तो नहीं है। मुझे ग़ालिबन 5वीं जमात में, अब मैं 43 इयर्स का हूँ, तो 5वीं जमात में मुझे टीवी देखते हुए, पीटीवी पर न्यूज़ एंकर को देखते हुए, मेरा ख्याल है उस वक्त शायद इशरत फ़ातिमा साहिबा थी जो बाद में इशरत साकिब हो गई। तो मुझे लगा कि मुझे ये काम करना है, और मैंने मैट्रिक के दिनों में पाकिस्तान टेलीविज़न जाकर ये कहा कि मुझे ख़बरें पढ़नी है। मैट्रिक का बच्चा। उन्होंने कहा जाइए बेटा, बड़े हो जाएंगे फिर आ जाइएगा। बीकॉम के दिनों में मैं रेडियो पाकिस्तान चला गया और मैंने उनसे जाके कहा मुझे ख़बरें पढ़नी है। उन्होंने कहा बज़्म तलबा चले जाएँ। मैं बज़्म तलबा चला गया। वहाँ जाके स्टूडेंट्स के जो प्रोग्राम्स होते थे उनमें हिस्सा लेना शुरू किया, और वहीं पर एक रोज़ बाकायदा हम लाइन बना के बज़्म तलबा जाते थे। तो एक रोज़ जो है वो उस लाइन में से निकला और न्यूज़ रूम पहुँच गया रेडियो के। मैंने कहा मुझे ख़बरें पढ़ना है। तो उन्होंने कहा ऑडिशन है इस दिन, आ जाइए। मैंने ऑडिशन दिया और फिर उसके बाद टीवी का करियर था वो हो गया। और आजकल खैर मैं टीवी भी नहीं कर रहा है, तो मैं सोशल मीडिया एंजॉय बहुत करूँ। और मेरा एक छोटा सा अपना पर्सनल प्रॉब्लम है। मुझे बीच में 3 से 4 चैनल्स में ज्वाइन कर सकता था, लेकिन उस पर्सनल प्रॉब्लम की से इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसान करेगा। तो उस पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं टेलीविज़न ज्वाइन नहीं कर सकता, नौकरी नहीं कर सकता 8-9 घंटे की। तो इसलिए जो है वो सोशल मीडिया जिंदाबाद। अच्छा सर, सहाफ़त की दुनिया के बारे में अगर मैं पूछूं तो आपने सहाफ़त स्टार्ट करने के बाद आपका ऐसा कोई टाइम या ऐसा कोई वाक़या जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे? अच्छा वाक़या, बुरा वाक़या, या अच्छा टाइम आप कभी नहीं भूल पाएंगे, ऐसा कोई? यार बहुत सारे हैं। PSCC जो क्लिफ्टन के नज़दीक है, वहाँ पर धमाका हुआ था। हमारा दोस्त मखदूम बिलावल जो अब एक बड़ा सरकारी अफसर है, वो रिपोर्टिंग कर रहा था। जियो का ये वक्त था और मैं स्टूडियो में बैठा हुआ था। ख़बर आई कि कराची में धमाका हो गया PSCC के बाहर। तो हम वो लाइव कर रहे थे वहाँ से और हालात वाक़यात बता रहे थे, रिपोर्टिंग हो रही थी। अब वो ऑडियो पे लाइव था और हम कुछ देर पहले के विजुअल्स भी दिखा रहे थे टीवी पे। अचानक उसमें दरमियान में एक धमाका हुआ और वो धमाका बहुत ज़ोरदार था, और मखदूम बिलावल ने कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार कर ली। और मैं, क्योंकि मेरे बिल्कुल कान में ज़ोरदार उसकी आवाज़ आई थी, वो पहले धमाके बाद बताता यहाँ धमाका है, खून में लथपथ लोग हैं, एम्बुलेंसेस हैं, और उन सब की आवाज़ें आ रही थी। और अचानक एक धमाका होता है और पूरे ऑफिस में भी, जो मुझे बाहर आसपास काम करते लोगों की स्टूडियो के बाहर आवाज़ें नज़र शोर सुनाई दे रही हैं, तो वो सब सन्नाटा सा होता है, खामोशी सी हो जाती है। मैं हैरान हूँ ये क्या हुआ है। और फिर उसके बाद मैंने उससे बाकायदा ऑन एयर ही मैंने कहा कि बिलावल बिलावल, और फिर तीसरे मेरी आवाज़ बड़ी बदल गई। मैंने कहा बिलावल, और फिर अचानक बिलावल की आवाज़ आई, जैसे वो सन्नाटे में से, तारिक, यहाँ एक और धमाका हो गया, एक और धमाका हो गया है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, बाद में बात करेंगे। मैंने कहा, मुझे अब प्रोड्यूसर कहने लगा यार वो बाद में बात नहीं करेंगे, इसको लाइन पे रखो, बाद में कैसे बात करेंगे, ये लाइव है। और मैंने कहा बिलावल, हमारे नाज़रीन आपको सुन रहे हैं, ये क्या हुआ है, दूसरा धमाका हुआ है। और कहने लगा बाद में बात करेंगे। तारिक, यार धमाका हो गया, एक और धमाका हो गया है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। उस प्रोड्यूसर ने कहा इसको जाने मत देना। मैंने कहा बिलावल आप बताइए। उसने कहा कुछ समझ में नहीं आ रहा, कान में घंटियाँ बज रही हैं। बाद में पता ही चला
कि वो बिल्कुल उस धमाके की जगह से बहुत नज़दीक था, बहुत ज़ोरदार धमाका था, उसके कान में वाक़ईतन घंटियाँ बज रही थी और एक लम्हे के लिए वो बिल्कुल कहीं शायद मोबाइल भी गिर गया उसके हाथ से, उसने वापस उठाया और एक यंग रिपोर्टर जो हार्डली उस वक्त शायद कोई 20-22 साल का था, वो उस जगह पे था, बच्चा था, तो परेशान हो गया था और हम खुद सब परेशान हो गए थे। तो एक लेकिन अनगिनत वाक़यात हैं। एक और वाक़या, परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं, हमारे एक दोस्त ने उनको मार दिया, हमारे सीनियर थे, तो उन्होंने उनको मार दिया परवेज़ मुशर्रफ साहब को। हुआ ये कि मुसफ़ अली मीर साहब के तैयारा हादसे की खबर थी। अब ये बड़ा सीरियस मैटर था लेकिन बड़ा हमें अब याद आता तो फ़नी सा हो जाता है। तो उस खबर को लिखते हुए लिखा गया कि ये पाक फ़िज़ाइया का अपनी नौइयत का दूसरा बड़ा सानहा है। इससे पहले इसी नौइयत के एक हादसे में उस वक्त के सदर जनरल, अब ज़ियाउल हक़ साहब की शहादत हुई थी, मगर उन्होंने कहा उस वक्त के सदर जनरल, और आदत होती है बार बार बोलना, जब आप कहते हैं सदर जनरल तो फिर आपके साथ मुँह से निकलता है परवेज़ मुशर्रफ, तो उन्होंने कहा सदर जनरल। और उन दिनों जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो थे वो नए नए इक़्तिदार में आए थे, हर खबर उनकी होती थी, हर चीज़ पर उनका कब्ज़ा था, तो वो उन्होंने खबर देते हुए कह दिया कि सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ जहाँ बहक हो गए थे, और वो पढ़ गए, उन्हें पता भी नहीं चला कि उन्होंने गलत पढ़ा। उनका ख्याल था कि उन्होंने ज़ियाउल हक़ जो लिखा हो सामने वही पढ़ा, और उसके बाद वो कुछ दिनों के लिए ऑफ एयर भी हुए थे। तो ये फिर एक वाक़या, लेकिन बहुत बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं, तो अनगिनत हैं ये वाक़यात। अच्छा सर, ये सोशल मीडिया पर डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालने का ख्याल आपके कैसे आया? ये आपको ये ख्याल डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालने का? अच्छा, ये डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी नहीं है। देखें, ये हैं न्यूज़ ब्लॉगिंग, और इसमें हम ख़बरों पर उन ख़बरों को लोगों को एक्सप्लेन करते हैं और उन ख़बरों पर अपने जो व्यूज़ हैं वो देते हैं। ये तकरीबन तमाम ही सहाफ़ी इस वक्त ये काम कर रहे हैं। तो ये एक स्टाइल है जो हमसे पहले, जब मैंने ये यूट्यूब शुरू किया तो मुझसे पहले बहुत से लोग कर रहे थे, मैंने भी किया। और अगर आप इस स्टाइल ही की बात करें तो ये स्टाइल टेलीविज़न पे इससे पहले शुरू हो गया था, पाकिस्तान से बाहर, और पहले पाकिस्तान में न्यूज़ एंड व्यूज़ डॉक्टर शाहिद मसूद साहब का, या कुछ और इस तरह के शोज़। तलत हुसैन साहब, जब हम स्कूल जाते थे, वो सवेरे सवेरे जो है, यंग तलत हुसैन साहब थे उस वक्त, तो वो भी PTV पर इस तरह का एक शो करते थे। ये उसी की कुछ बदली हुई शक्ल है जो हम न्यूज़ ब्लॉगिंग लोगों की देखते हैं। जैसे सर, अगर फ्यूचर में आपको किसी बड़े, जो आप कह रहे हैं आपके पर्सनल कुछ रीज़न है, अगर वो उसके बाद ना होने के, वो अल्लाह करे वो सेट हो, उसके होने के बाद आपको अगर किसी बड़े चैनल से ऑफ़र आती है तो आप करेंगे न्यूज़ एंकरिंग? मैं वापस इंशाल्लाह दोबारा स्क्रीन पर जाना चाहूँगा। मुमकिन है कि रोल चेंज हो जाए, न्यूज़ एंकरिंग नहीं, मैं रोड शो कर लूँ, मैं कैमरे के पीछे भी काम कर लूँ, मैं किसी न्यूज़ रूम में कंट्रोलर न्यूज़ के तौर पे काम कर लूँ, मेरा एक एक्सपीरियंस इस चीज़ का। लेकिन इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम जो है, मेरी सबसे दरख्वास्त है कि दुआ कीजिए ये प्रॉब्लम मेरी ज़िंदगी का हल हो जाए, जिसकी वजह से मैं नौकरी नहीं कर पा रहा, तो मैं दोबारा करूँगा। और मुझे बीच में 2 से 3 बार बड़ा अच्छा मौका मिला, मगर उस मजबूरी ने हाथ पांव बांधे हुए हैं, और इस मजबूरी का ताल्लुक़ किसी के मना करने से, किसी पाबंदी से नहीं है, वो मेरा अपना एक ज़ाती मसला है। तो वो हो जाए तो मैं दोबारा वापस स्क्रीन पर इंशाल्लाह, या स्क्रीन के पीछे भी, तो वापस काम करना है। काम करने वाला आदमी बैठ नहीं सकता, तो इंशाल्लाह ज़रूर। आपको गाड़ियों का या मोटरसाइकिलों का, ब्रांडेड इन चीज़ों का, गाड़ियों का शौक़ है आपको? और अगर शौक़ है तो आप कौन सी गाड़ी में बैठना, चलाना या ख़रीदना पसंद करेंगे सर? यार, मुझे कोई ख़ास शौक़ नहीं है गाड़ियों का। गाड़ी आपके पास जो भी हो, वो तमीज़ की हो, वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में हो, और चलने में बहुत अच्छी हो, आपको वो तंग ना करे। यानी लोग अगर गाड़ी को मॉडिफाई करवाते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं, उसमें बॉडी किट लगवाते हैं, न जाने क्या कुछ करते हैं, उसके इंटीरियर पे काम करते हैं। मुझे लगता है गाड़ी चलाने के लिए है, तो गाड़ी चलने में आपने उसको मेंटेन अच्छा करके रखा हुआ है, चलने में बहुत अच्छी होनी चाहिए और मुनासिब गाड़ी होनी चाहिए। हाँ, अगर आप कहें कि मतलब किसी को लैंड क्रूज़र का शौक़ हो, ऑडी का शौक़ हो, BMW का शौक़ हो, तो मुझे गाड़ियों में इस तरह से ब्रांड वगैरह का कोई शौक़ नहीं। मुझे किसी भी चीज़ में ब्रांड्स का शौक़ नहीं है। जो चीज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, दैट्स इट। तो सर, आजकल सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल है, सोशल मीडिया से आप कितने कमाई कर लेते हैं सर?
ये पूछना चाहूँगा। सही यार, मैं आपसे जो अर्ज़ कर रहा था कि जिस प्रॉब्लम की वजह से मैं नौकरी नहीं कर पा रहा, उस प्रॉब्लम की वजह से अगर कभी मेरे काम पर मेरी तवज्जो कम हो जाए तो ये इनकम बहुत थोड़ी भी हो जाती है, इतनी थोड़ी कि कुछ परेशानी होती है। और अगर उस प्रॉब्लम की वजह से मैं मसरूफ़ ना हूँ, मैं अपने आप को, अपने काम को वक्त दे पा रहा हूँ, तो ये कमाई बहुत अच्छी होती है। मतलब तनख्वाह से, जितने मैं चैनल से कमा रहा था तनख्वाह में, उससे भी बहुत अच्छी होती है। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो चलती रहती हैं, और ये टिपिकली इसका ताल्लुक जो है वो सब मेरी उस प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है। अच्छा सर, अभी हम ज़रा सियासत की तरफ आते हैं, सियासत की बातों पे। तो सर सबसे पहले ये पूछूंगा सियासत के हवाले से कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम कब तक और कैसे आएगा आपकी नज़र में? अच्छा, सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में आम तौर पर ये जो इमरान खान साहब या उनके सपोर्टर्स हैं, ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद आएगा। मुझे लगता है इलेक्शन के बाद भी नहीं आएगा। पाकिस्तान में ये चीज़ें ऐसी ही धींगा मुश्ती, खींचातानी, मारा मारी, लड़ाई, मार कुटाई, अफरा तफरी, ये इसी तरह से हमारे यहाँ जिस तरह से चल रही है, इसी तरह से चलती रहेगी, ये नहीं बदलने वाली। एक दूसरा, पाकिस्तान में वो जिनका ताल्लुक़ सियासत से नहीं है, वो मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें हैं। सिर्फ लोग इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट नहीं, लेकिन मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें जिनका ताल्लुक़ सियासत से नहीं है, वो जब तक सियासत में घुसती रहेंगी तो सियासत में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। और सियासतदान भी ख़ुद उनको घुसेड़ते हैं और उनको रूम देते हैं। तो जब तक ये होता रहेगा तब तक इस्तेहकाम नहीं आ सकता। जिनका काम है वो कर रहे होंगे तो फिर भी बेहतर होगा, लेकिन उसके बगैर इस्तेहकाम हमारे यहाँ आ नहीं सकता। वो एक आदमी था, बड़ा घिसा हुआ लतीफ़ा है, तो उससे वह पागल था, हर वक्त कहता रहता था कि गुलाल बनाऊंगा चिड़िया मारूंगा, गुलाल बनाऊंगा चिड़िया मारूंगा। तो वो इतना ज़्यादा कहता था, लोगों ने उसको उठा के पागल खाने में जमा करा दिया। कुछ दिन बाद पागल खाने में मुआयना हुआ पागलों का, तो एक उसी पागल से एक डॉक्टर ने आके पूछा कि हाँ भाई क्या हाल है? उसने कहा अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा सब ठीक, कहना करम है मालिक का। डॉक्टर ने कहा कि यहाँ पर इलाज वगैरह, कहने का बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, इलाज बहुत अच्छा चल रहा है। डॉक्टर और मुतासिर हुआ, तो डॉक्टर ने कहा अब तो तुम ठीक लग रहे हो, यहाँ से बाहर जाके क्या करोगे? कहना ख़ानदान के कुछ लोगों का दूध का कारोबार है, उसी कारोबार में हिस्सा लूँगा। कहने का अच्छा गुड यार। कहना फिर, कहना अल्लाह ताला ने बरकत दी तो कारोबार फलेगा फूलेगा, साल डेढ़ साल में शादी करूँगा। कहना ज़बरदस्त। कहना फिर अल्लाह ताला मुझे औलाद देगा, मेरी दुआ कि अल्लाह मुझे बेटा दे। कहना गुड। फिर कहना मैं उसके लिए बड़े ज़बरदस्त से कपड़े बनाऊँगा। डॉक्टर ने कहा अच्छा गुड। फिर कहने लगा फिर जब उसके कपड़े छोटे हो जाएंगे तो मैं उसके छोटे कपड़ों में से फाड़ के इलास्टिक निकालूंगा, गुलाल बनाऊंगा, चिड़िया मारूंगा। तो फिर वो चिड़िया मारने पे आ गया। हमारे यहाँ शौक़ है कुछ लोगों को कि गुलाल बनाऊंगा, चिड़िया मारूंगा, हालांकि चिड़िया मारना भी उनका काम नहीं है, गुलाल बनाना भी उनका काम नहीं है, लेकिन वो शौक़ है। ये शौक़ ख़त्म होना चाहिए, ये शौक़ ख़त्म नहीं हो रहा है। अच्छा सर, अभी रिसेंटली आपकी इमरान खान साहब के साथ कराची में मुलाकात हुई है 14 अक्टूबर जी, 14 अक्टूबर को। तो उसमें कोई नए इंकशाफात लॉन्ग मार्च के हवाले से या कुछ और? इमरान खान साहब ने ये कहा कि अब हम जब ये बात करें तो 19 तारीख़ हो गई है। इमरान खान साहब ने कहा कि 16 से 23 के दरमियान वो डेट दे देंगे और ये डेट अक्टूबर से आगे नहीं जाएगी। ये हमसे कहा था उन्होंने। फिर इमरान खान साहब ने यही बात अभी इमरान रियाज को इंटरव्यू में भी कह दी कि डेट आ रही है, डेट आने वाली है। तो बस मेरा ख़्याल है कि बहुत सामने की बात है, डेट आने वाली है। और ये इंकशाफ था लॉन्ग मार्च के हवाले से। उसके अलावा इमरान खान साहब ने एक और बात की। उन्होंने ये कहा कि उन्हें ये अंदाज़ा हुआ कि सब चीज़ें ठीक थीं, लेकिन बड़े करप्ट लोगों के एहतसाब के मामले पर उनसे ताउन नहीं किया जा रहा था। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं लॉन्ग मार्च पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए अच्छा है या लॉन्ग मार्च पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है? सर बहुत अच्छा सवाल है। लॉन्ग मार्च, देखिए लॉन्ग मार्च अच्छा है, इसलिए अच्छा है कि ये एक सियासी एक्टिविटी है, ये एक जमहूरी एक्टिविटी है, ये एक आम आदमी का हक़ है कि अगर वो एहतजाज करना चाहता है तो करे। मुआशरा कब तरक्की करता है? मुआशरा तरक्की करता है जब लोगों को उनका हक़ मिले और लोग अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। हमारा ये हक़ है कि हमें बिजली मिले, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम बिजली का बिल दें। ये टू वे ट्रैफिक है, हम अपना फ़र्ज़ अदा करते रहेंगे, हमें अपना हक़ मिलता रहेगा, वरना जिन्हें आपको बिल जमा नहीं होते वहाँ बिजली नहीं मिलती।
अब बिजली के हद तक तो ठीक है, लेकिन हमारा ये हक़ है कि हमें अच्छी सड़कें मिलें, और हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपनी गाड़ी का टैक्स अदा करें, हम टैक्स अदा करें। लेकिन हम टैक्स तो अदा कर देते हैं, हमें सड़कें कहाँ मिलती हैं? कराची में क्या हाल है? हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम पानी का बिल अदा करें, हमारा ये हक़ है कि हमें पानी मिले, लेकिन हमें पानी नहीं मिलता, हमें बिल मिलता है। बिजली के मामले में भी लोड शेडिंग है और दीगर मसाइल हैं, तो हक़ है लोगों का कि वो एहतजाज करना चाहते हैं तो एहतजाज करें। हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो एहतजाज की इजाज़त भी दे, उसके लिए सहूलत भी दे और उनका रास्ता ना रोके, लोगों को उनका हक़ दिया जाए। ये जमहूरी एक्टिविटी ये होनी चाहिए, इसको हुकूमत रोक रही है, बेवकूफ़ी कर रही है, ऐसी चीज़ों को रोका नहीं जा सकता। अभी मैं सुबह से देख रहा था कि ट्विटर पे सहाफ़ियों के दरमियान कुछ गर्मा गर्मी चल रही थी, जिसमें कुछ सहाफ़ियों ने बदतमीज़ी के अल्फाज इस्तेमाल किए, तो आप क्या समझते हैं उस बारे में सर? ये लंदन में वाक़या हुआ है। 2 ख़वातीन हैं, सारा मीर और डॉक्टर फ़ातिमा साहिबा। डॉक्टर फ़ातिमा साहिबा NHS के साथ वाबस्ता हैं, जो नेशनल हेल्थ सर्विस है UK की, वहाँ उनके साथ, यानी शायद हम ये कह सकते हैं, शायद मैं इस्तेमाल करूँ कि वहाँ पर एक अच्छी सरकारी डॉक्टर हैं। तो ये लोग मुज़ाहिरा कर रहे थे, ये उनका हक़ है कि वो मुज़ाहिरा करें। और ये जो सहाफ़ी हैं, ये इनका ये कहना है कि हमसे आकर हमसे ये बदतमीज़ी की कि तुम चोर का इंटरव्यू कर रहे हो, तुम भी चोर हो, तुम चोर के साथ मिले हो। और हमारे यहाँ ये व्यू है जो उस जानिब को सपोर्ट करते हैं, मुस्लिम लीग नून को और बाकी लोगों को, उनका ये व्यू कि जो इमरान खान को सपोर्ट करने वाले लोग हैं ये सब चोर हैं, ये लिफाफे हैं, ये पागल हैं, ये यूथी हैं। बिल्कुल इसी तरह से इस साइड पे मौजूद लोगों का ये व्यू है कि वो लिफाफे हैं, वो चोर हैं, वो पटवारी हैं, वो गुलाम हैं। मेरा व्यू क्या है? मेरा व्यू ये है कि आप सहाफ़ी हैं तो आप कम से कम सवाल तो करें। मतलब मैंने इमरान खान साहब से वो सवाल किए कि जिन पर मंसूर अली खान ने 15-15 मिनट के वीलॉग्स किए, कि तारिक वतीर ने सवाल पूछा, इमरान खान जवाब नहीं दे सके, और मैंने वो सवाल नेशनल टेलीविज़न पे किया, जूम के लाइव सेशन में इमरान खान साहब के साथ, और इमरान खान साहब जो हैं वो जवाब भी दिया उन्होंने। मंसूर अली खान ने कहा कि जवाब नहीं दिया, लेकिन जवाब भी दिया इमरान खान साहब ने, और वो जवाब था एक 4 मिनट की वीडियो के अख्तिताम पर। मंसूर का अपना व्यू था कि इमरान खान साहब को इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देना चाहिए था कि नहीं जी, मेरे ख्याल में जनरल बाजवा की एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। जी ठीक है, बड़ा अच्छा काम करें, एक्सटेंशन होनी चाहिए, इस तरह से जवाब देना चाहिए था मंसूर की राय में। लेकिन जैसे आप चाहते हैं वैसे जवाब नहीं होगा, जैसे वो शख्स चाहता है जवाब देने वाला, वो ये भी उसका हक़ है कि वो जवाब जैसे चाहे वैसे दे। तो मैंने ऐसे सवालात किए हैं। मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात थी, हम सहाफ़ी जा रहे थे, मैंने उस रोज़ ट्वीट करके कहा कि इमरान खान ने जो हज़ारा कम्युनिटी के बारे में कहा है कि आप किसी को लाशें रख के इस तरह से अपने प्राइम मिनिस्टर को ब्लैकमेल नहीं करते, मैंने कहा ये बयान इमरान खान साहब का काबिल अफसोस नहीं है, काबिल मुज़म्मत है। मुझे उनकी टीम के एक मेंबर ने कहा, बॉस क्या कर रहे हैं आप, आज इमरान खान साहब से मिलने आ रहे हैं? तो मैंने कहा इसका क्या मतलब है, जो चीज़ मुझे गलत लगती है उसकी बात ना करूँ। तो मेरा ये ख्याल है कि हिम्मत होनी चाहिए। अभी जो खैबर पख्तूनख्वा में टीचर्स पे लाठीचार्ज हुआ, शेलिंग हुई, धो दिया उनको वाटर कैनन से, गलत किया, गलत को गलत कहें। तो मैं इमरान खान साहब को बहुत सी चीज़ों में सपोर्ट करता हूँ, जहाँ मुझे गलत लगता है मैं गलत को गलत कहता हूँ, तो ये कम अज़ कम इन लोगों को करना चाहिए। बाकी उसके बाद मैंने सवाल किया और कहा कि आपकी ज़बान शर्मनाक है, कोई एक औरत को गालियाँ दे रहा है सड़क पे खड़ा होकर एक आदमी, जो बहुत ही बेहुदा सी बात है। और फिर उसके बाद वो इशारा कर रहा है जूती उतार के मारूंगा, और गालियाँ भी वो जो मर्द भी आपस में नहीं दोहराते, तो वो गालियाँ दे रहे हैं, और वो गालियाँ दे के उनको लगता है कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो करें, दोबारा करें, लोग आपको देख रहे हैं, आप करते रहें, लोग इन्जॉय कर रहे हैं उसको, और लोग आपकी असलियत देख रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैंने उनकी ऑर्गेनाइजेशन से सवाल किया कि ये कह रहे हैं कि मैं इमरान खान से 60,000 रुपये रिश्वत लेता हूँ हर महीने, तो ये इनसे पूछें, और अगर ये इनके पास इस बात का कोई सबूत है तो फिर तो आपके चैनल के लिए बहुत बड़ी खबर है कि इमरान खान रिश्वत दे रहा है, तारिक मतीन रिश्वत ले रहा है, बाकी लोग भी ले रहे होंगे, तो ये तो बड़ी खबर है आपके लिए, आपके पास अच्छा मवाद है, इसको एयर करें। मैंने उनके चैनल में बाकायदा चैनल के बड़ों को फ़ोन करके मैंने कहा, ट्विटर पे तो मैंने टैग किया, मैंने फ़ोन करके कहा, मैंने कहा करें, ये खबर करें, जब ये खबर करेंगे तो मेरा व्यू भी लीजिएगा, मुझे बात करनी है इस मामले में। उन्होंने कहा जी हम इस मामले को देख रहे हैं, वी विल गेट बैक टू यू, हम आपको जवाब देंगे। तो वो जवाब देंगे, फिर मैं उनसे आपको दोबारा जवाब दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन है सर कि आज इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि कराची के 7 अजला के इलेक्शन 3 महीने के लिए दोबारा, एक बार फिर, दोबारा तो नहीं बोल सकते कि इससे पहले 2 दफ़ा मुलतवी हो चुकी है, एक बार फिर मुलतवी कर दी है 3 महीने के लिए, तो आप उस पर क्या कहेंगे सर? ये बाजी डर गई तो ये डर गए बुरी तरह से, और डरने के बाद अब इनकी ये हालत है, इसलिए कि हुकूमत इनसे कह रही है कि आगे बढ़ा दें,
मसरूफ़ हैं लोग, फ्लड में, बाकी हालात में मसरूफ़ हैं। हमारी पुलिस, हमारी इंतज़ामिया, हमारी ब्यूरोक्रेसी मसरूफ़ है। तो ये जो इंग्लैंड की टीम आई थी तो उस रोज़ भी सिक्योरिटी दी थी, उस रोज़ भी ब्यूरोक्रेसी काम कर रही थी। ये जो इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के लिए पुलिस वाले मांग रहे हैं, आप वो भी दे रहे हैं। लेकिन चूंकि इलेक्शन में नतीजा आपने देख लिया है तो बाजी डर गई है और अब वो जो है उससे भाग रहे हैं। और कितना भाग लेंगे? मज़ीद 3 महीने भाग लेंगे। 3 महीने में ये ठीक कर लेंगे, कराची के हालात बेहतर कर देंगे। जो 14-15 साल में नहीं कर सके वो 3 महीने में कर लेंगे। घोड़ा यही है, मैदान यही है, मुकाबला यही है, सामने आ जाएगा सब कुछ इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि तारिक भाई से हमारी भी यही बातचीत हुई है और इंशाल्लाह आपके सवालात के हर जवाब इंशाल्लाह आपको और भी इस तरह की वीडियोस दिखाई देंगे इस चैनल पे। देखते रहिए कौमी चाहत।